नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपकी पसंदीदा फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। कृषि की वीडियो देखने के लिए और कृषि की जानकारी के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय पर कृषि से संबंधित जानकारी मिलती रहे। सर, फसल क्रांति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो धानुका काफ़ी लंबे समय से कृषि रसायन क्षेत्र में काम कर रही है, तो अभी जिस तरीके से लोग कोरोना के बाद जो बदलाव आए हैं उनको लेके किस तरीके से कंपनी ने बदलाव किया है अपने कार्य करने की शैली में? देखिए, कोरोना के समय जैसे लॉकडाउन था, लेकिन हमने सरकार से निवेदन किया कि आज इसको प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर करके लॉकडाउन से छूट दी जाए, और सरकार ने फ़ौरन कदम उठा के इसको छूट दी। तो लॉकडाउन के पीरियड में भी हम किसानों तक अगर फिजिकल नहीं पहुंच पा रहे थे तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आज बहुत से किसान इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के नाते जुड़ते हैं और फ़ोन पे ही हम उनको जानकारी दे रहे हैं। तो लॉकडाउन के पीरियड में जब सारे क्षेत्र पिछले साल डाउन थे, ये एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसने 3-4% की ग्रोथ दी, और उसमें हमारी इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सर, कॉन्फ्रेंस में जैसे आपने बात की जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर की और ड्रोन को लेके, तो इस तरीके की गतिविधि कोई आप नया प्रोजेक्ट कोई लॉन्च करने वाले हैं? यहाँ ड्रोन डिस्प्ले देखा होगा स्टेज पे जी। ये देश का पहला ड्रोन है जो DGCA ने अप्रूव किया है एग्रीकल्चर के लिए। इसके बनाने वाली कंपनी के साथ हमारा समझौता हो गया है, और इससे हम पूरे देश में ड्रोन से स्प्रे करने जा रहे हैं। ड्रोन से स्प्रे करने में पेस्टिसाइड कम लगेगा, एकदम प्रिसाइज, जहाँ स्प्रे होना वहाँ स्प्रे होगा। ये जहाँ स्प्रे की ज़रूरत नहीं है ड्रोन वहाँ स्प्रे नहीं करेगा, तो किसान का पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ेगा, एकदम एक्यूरेट स्प्रे होगा, तो उससे कंट्रोल अच्छा होगा और किसान की पैदावार और आमदनी बढ़ेगी। यदि सर आने वाले समय में हम देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक रोल है वो बहुत बढ़ता जा रहा है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में। ये हमारा ड्रोन्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। इसके साथ जो कैमराज लगे हुए हैं वो एक किस्म से ज़मीन की पूरी बायोग्राफी कि ज़मीन में क्या डेफिशिएंसी है, किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है, किस एरिया में ज़रूरत है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसी हिसाब से अगर किसान अगर आज उसको जिंक की डेफिशिएंसी है तो जिंक यूज़ करे, आयरन की डेफिशिएंसी है तो आयरन यूज़ करेगा, तो उसकी पैदावार वाकई में बढ़ेगी। क्योंकि अभी किसान को पता नहीं है, वो आँख मीच के यूरिया या कुछ खास फर्टिलाइजर यूज़ करता है, बैलेंस यूज़ नहीं है, उसको पता नहीं है कि क्या यूज़ करना है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है उससे ये सब बातें मिलेगी जो विश्व में कामयाब हो गई है और वहीं से यहाँ पे इंडिया में आ रही है। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारी जो खेती है उसमें साइंटिफिक बात की जो कमी थी उस साइंस आएगी। साइंस जहाँ आएगी, विज्ञान जहाँ आएगा, तो आप समझते हैं कि वहाँ तरक्की होगी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने एग्रीकल्चर को कितना बदला है और आने वाले समय में अगर हम इसका भविष्य देखते हैं तो वो कैसा रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जहाँ तक बात है, ये भी शुरुआती स्टेज में है, और शुरुआती स्टेज में जब होता है तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो बड़े किसान हैं या जो पढ़े लिखे किसान हैं वो ही ले पा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आज स्मार्टफोन गाँव में पहुँच रहा है, तो आज इससे बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया माध्यम से बढ़िया कोई किसानों तक पहुंचने का या जनरल लोगों तक पहुंचने का साधन नहीं है। और आज हमारे पास कम से कम 20 लाख किसानों का डेटा है, और जो हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारे 1500 लोग फील्ड में काम कर रहे हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीडिया या टीवी वगैरह के माध्यम से हम किसानों तक पहुँच रहे हैं।
सर काफ़ी लंबे समय से एक आपका प्रयास कह सकते हैं, एक लड़ाई कह सकते हैं, जो स्पूरियस प्रोडक्ट्स हैं, खासकर जो लोकल स्तर पे नकली उत्पाद बनाए जा रहे हैं एग्रोकेमिकल को, उसको लेके आप काफ़ी लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसमें आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने से या फिर प्राइवेट इंडस्ट्री किस तरीके से काम कर रही है इसको ख़त्म करने के लिए, इस समस्या को? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपने पूरे प्रयास कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर ने अपनी डिटेक्टिव एजेंसी रखी हुई है। हम रेड करा के लोगों को पकड़वा देते हैं एक दफे, लेकिन सरकार की तरफ से पूरा सहयोग नहीं मिलने से जो तंत्र जिस प्रकार से काम करता है वो सबको मालूम है। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जब तक सरकारी तंत्र इस बात की सीरियसनेस को नहीं समझेगा, इससे हजारों करोड़ रुपए का सरकार का रेवेन्यू का नुकसान है और लाखों करोड़ रुपए की फसल का नुकसान है। जब तक सरकार इस बात को नहीं समझेगी और इस चीज़ को सीरियसली कंट्रोल नहीं करेगी, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कोई कानूनी हथियार नहीं है। ये काम तो सरकार को करना पड़ेगा और सरकार को हम सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे सरकार में बदलाव हो रहे हैं तो सरकार इस बात को समझेगी और आगे अच्छा। सर जल संरक्षण पे भी धानुका काफ़ी काम कर रहा है, तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि किस तरीके से आप जल संरक्षण पे काम कर रहे हैं? देखिए, आज सब लोग जल संरक्षण की बात कर रहे हैं। हमने 2005 में नारा दिया था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। और आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ के ऊपर जो फोकस किया पूरे देश में, आज अगर मनरेगा का सारा पैसा गाँव में तालाब बनाने में लगा दिया जाए, आज जो हमारी बाढ़ और सूखे की समस्या काफ़ी हद तक हल हो सकती है। क्योंकि जो आज 80% पानी बह के नदियों में चला जाता है, समुद्र में वापस चला जाता है और बाढ़ लाता है, अगर वो पानी हम खेतों में रोक लें, गाँव में तालाब बना के रोक लें, तो उतना पानी कम जाएगा, ड्रॉप के समय सिंचाई के काम आएगा। आज सबसे बड़ी ज़रूरत है पूरे देश में एक जल संचय, वर्षा जल संचय अभियान शुरू करने की, जो सरकार फोकस कर रही है। और आने वाले समय में इसमें अगर और फोकस करते हैं तो जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पैदावार दुगनी हो चुकी है, जहाँ पानी नहीं है वहाँ इस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी करके वहाँ पर भी पैदावार दुगनी हो सकती है। मौजूदा समय में सर बायो प्रोडक्ट्स को बहुत अहमियत दी जा रही है और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रयास ये कर रही है कि एग्रोकेमिकल, बायो प्रोडक्ट्स और जो जैव ऑर्गेनिक है, इन सब को मिला के मतलब एक बैलेंस यूज़ किया जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? कि देखिए, बिल्कुल ठीक है, आज बैलेंस हर जिंदगी में हर चीज़ में बैलेंस होना चाहिए। अगर आज केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो रहा है तो कंपोस्ट की महत्ता कम नहीं हो जाती। तो कंपोस्ट भी हमें यूज़ करना है और केमिकल भी यूज़ करना, दोनों में बैलेंस करने की आवश्यकता है। सर एक बड़ा मिथ है किसानों के अंदर, और मतलब जो हम इंडियंस हैं, हम लोगों के अंदर एक मिथ ये है कि हम लोग जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर एक तरीके से टॉक्सिक जा रहा है खाने के ज़रिए। ये लोगों का गलत परसेप्शन है। आप पहले देखें, 20 साल पहले एवरेज 42 साल होती थी, आज बढ़ के 68 साल हो गई है। तो ये जहर खाने की वजह से हो गई है? लोगों को अच्छा खाने को फूड मिल रहा है जो पहले नहीं मिलता। कृषि मंत्रालय हर साल 20,000 खाने के सैंपल पूरे देश से लेके टेस्ट करता है और सिर्फ 2% सैंपल में रेजिड्यू अबव MRL मिला। और जब MRL सरकार फिक्स करती है तो 100 टाइम्स सेफ्टी लिमिट लेकर MRL फिक्स करती है। तो ये लोगों को सही बात नहीं पहुंचाई गई। ये लोगों का भ्रम है कि हमारे देश में जहां 300 ग्राम वर्ल्ड में सबसे कम पेस्टिसाइड यूज होता है, चाइना में 13 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर यूज होता है। रिजल्ट हमारी पैदावार पर हेक्टेयर 1/3 है विश्व में, चाइना और दूसरा अमेरिका, ब्राज़ील के मुकाबले। तो ये एक मिथ्या प्रचार है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बायो पेस्टिसाइड के नाम पर केमिकल पेस्टिसाइड बिक रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो ये मीडिया को चाहिए कि
लोगों को सही जानकारी पहुंचाएं। आप मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की वेबसाइट देखें, FAO की, WHO की वेबसाइट देखें, ये बिल्कुल मिथ्या प्रचार है। सर, फसल क्रांति के माध्यम से जो हमारे देश भर के किसान हैं उनको आप धानुका की ओर से क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों को यही कहना चाहेंगे, धोखे से बचने के लिए वो कोई भी सामान खरीदें वो बिल से खरीदें। अगर नकली माल होगा तो बिल नहीं मिलेगा, और बिल से खरीदेंगे तो असली माल मिलेगा, और असली और नकली का फ़र्क वो समझेंगे तो अगर सही चीज़ लेंगे तो हमेशा के लिए उनका फ़ायदा होगा, और देश का रेवेन्यू बढ़ेगा, सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। एक दूसरे का सर्कल में साथ होने से देश की ज़्यादा प्रगति होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर।